हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का सेशन, हमारा आज का लेक्चर। अब आज के टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन, है ना। प्रबंध के अगले कार्यों में से एक है पिछला कार्य नियुक्तिकरण, स्टाफिंग हमने पढ़ा था। और हमारा आज का मैनेजमेंट का जो अगला टॉपिक है, जो प्रबंध का अगला कार्य है, वो है डायरेक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन कई लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्शन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि डायरेक्शन जो है बहुत सारे अपने अंदर कई सारे टॉपिक को समेट के रखा हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ये केवल एक मामूली या छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमको देखना है, समझना है, पढ़ना है, इस तरीके से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, डायरेक्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्देशन। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, डायरेक्शन या निर्देशन। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन या निर्देशन, जिसे हम कहते हैं। चैप्टर हेडिंग डालिए सभी। इसे ही डायरेक्टिंग भी कहा जाता है ना, वही बात एक ही है। अब आप सबने एक नाम सुना होगा, फिल्म्स में होते हैं डायरेक्टर। मूवी में या पिक्चरों में या फिल्म में डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर की भूमिका क्या होती है? सबको व्यवस्थित काम में लगाना, ये देखना कि व्यवस्थित कामों में लगे रहने के बाद वो अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और अगर कहीं कमी आ रही है तो उसे गाइड करना। ये किसका काम है? डायरेक्टर का। मूवीज में यही होता है। बस वैसे ही समझिए कि निर्देशन का काम क्या है। निर्देशन का कार्य यही है ना, कि आपके आदेश प्रदान करना, मार्गदर्शन करना और नेतृत्व प्रदान करना, ये मुख्य रूप से इसके कार्यों में से एक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निर्देशन या प्रबंध का अर्थ, निर्देशन का या डायरेक्शन का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके अर्थ को हम डेफिनेशन के माध्यम से ही समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी नोट कीजिएगा। ये शब्द आपने सुना हुआ है, आप समझते भी हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर ही आते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कूट्स एवं ओडेनेल के अनुसार, है ना, इनके अनुसार जो है निर्देशन क्या है, तो लिखिएगा डेफिनेशन, नोट कीजिएगा। अधीनस्थों के मार्गदर्शन, अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का एवं पर्यवेक्षण का एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य निर्देशन कहलाता है। प्रबंधकीय कार्य निर्देशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन हमारे लिए आई नहीं है एग्जाम में, लेकिन आ सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। अगली डेफिनेशन जो एग्जाम में आ चुकी है, लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में डेफिनेशन लिखिएगा, अगले व्यक्ति की एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि जो एक बार पूछ लिया जाए वो दोबारा आना उसका बहुत रेयर होता है ना। फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन छोटी है। एग्जाम्स में छोटी डेफिनेशन ज्यादा टारगेट होती हैं ना। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो छोटी डेफिनेशन या छोटे कथन हैं, उन्हें मुख्य रूप से एग्जामिनर अधिकतर पूछता है। ऐसा नहीं कि बड़े नहीं पूछ सकता,
पर छोटे ज्यादा पूछता है। लिखिएगा, निर्देशन वास्तव में प्रशासन का हृदय है। ये कथन आया था इनका। निर्देशन वास्तव में प्रशासन का हृदय या हार्ट है। डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहा था डिमोक ने। ये इनका कथन आ चुका है एग्जाम में। डायरेक्शन की ही परिभाषा है। आप सब जानते हैं डायरेक्शन या निर्देश देना, इसका मतलब क्या है कि अब आपसे जो छोटे अधिकारी हैं उन्हें गाइड करना कि वो आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर्यवेक्षण का मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? गाइड करना। पर्यवेक्षण का मतलब है सुपरविजन करना कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक से कर रहे हो कि नहीं। यही काम क्या कहलाता है? आपका निर्देशन कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसलिए डिमॉक ने क्या कहा है कि निर्देशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट है, क्योंकि आप किसी को सही से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उससे ठीक से काम नहीं ले पा रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्देशन की प्रकृति या विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें से दो विशेषताएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये थी दो डेफिनेशंस, तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन क्या है। अब हम डायरेक्शन के कुछ विशेषताओं को यहाँ समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विशेषताओं से वो प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं, है ना। जब भी कोई भी मुख्य टॉपिक होता है आपका, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, उसकी जो विशेषताएं होंगी उन पर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, है ना। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसकी विशेषताएं आपको पता होना बहुत जरूरी है। पिछले या प्रीवियस एग्जाम्स की मैं चर्चा करूं तो विशेषताओं पर प्रश्न वो पूछते रहे हैं। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को हम शुरू करते हैं और पहली विशेषता से हम लिखते हैं। वन बाय वन हम समझ भी लेंगे, हालांकि समझने के लिहाज से यहाँ कुछ कठिन शब्द नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो मैं आपको गाइड करता चलूंगा। चलिए, पहली विशेषता है कि निर्देशन जो है प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये लिखने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखाना मेरा कर्तव्य है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ये बात मैंने आपसे पहले ही की थी कि हम प्रबंध का अगला कार्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता और बेसिक विशेषता, आज तक प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं है ये वाला, इस विशेषता पर कि निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर सेकंड विशेषता, अगली विशेषता नोट कीजिएगा कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया या क्रिया है। निर्देशन एक सतत क्रिया है। निर्देशन एक सतत क्रिया है, ये भी एग्जाम में कभी नहीं आया अभी तक। अब अगला आता है आपका पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है। तीसरी विशेषता जो मैं लिखा रहा हूं वो एग्जाम में आ चुकी है, लेबर इंस्पेक्टर में। क्या है? निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। ये एग्जाम में ये विशेषता पूछी जा चुकी है। तीसरे नंबर पर जो मैं विशेषता लिखा रहा हूँ, लेबर इंस्पेक्टर 2017 एग्जाम में आ चुकी है। आप ओल्ड एग्जाम पेपर खोल के देखिएगा, आपको मिलेगा। अब निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है, सर ये कहना क्या चाह रहा है? आपका एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो हमेशा ऐसी विशेषताओं को चुनता है जो आपके क्वेश्चन समझ में ना आए। एग्जाम में क्वेश्चन रहा होगा निर्देशन डैश किसको प्रारंभ करता है, अब वहां लोग सोचते होंगे निर्देशन क्या प्रारंभ कर सकता है। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब ये क्रिया क्या है? निर्देशन का जो है आपको पता है कि प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जैसे अब निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है, इसका मतलब ये है कि निर्देशन से ही नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण
आधी का जो है इनके संबंध में जो उत्तरदायित्व है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, डायरेक्शन से। ठीक है, आपने मान लीजिए प्लानिंग कर ली, आपने लोगों को संगठन बना लिया कि भाई हमारे स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, फर्म का। आपने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक लोगों का नियुक्तिकरण भी कर दिया। हम तीन जो है पॉइंट पढ़ चुके हैं ना आपके प्रीवियस। हमने नियोजन पढ़ा है, हमने संगठन पढ़ा है, हमने नियुक्तिकरण पढ़ा है। आपने प्लान बना लिया, आपने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बना लिया, किस लेवल पर कौन सा मैनेजर होगा, कौन से ऑफिसर होंगे, कौन से वर्कर होंगे। आपने उन पर अपॉइंटमेंट भी कर दी, नियुक्तिकरण भी कर दिया। लेकिन यदि आप उनको समझा नहीं पाओगे या वो ठीक से गाइड नहीं कर पाओगे, उनका मार्गदर्शन नहीं करोगे, समय समय आने पर उनको जो है आप कह सकते हैं कि आप उनको सुपरवाइज नहीं करोगे, सुपरविजन नहीं करोगे, पर्यवेक्षण नहीं करोगे, तो वो डायरेक्शन पे कर जाएगा। इसका मतलब जो प्रीवियस के 3 काम हुए हैं आपके प्रबंध के, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, इनके उत्तरदायित्वों का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जहां अन्य कार्य की आप कह सकते हैं कि निर्देशन के बिना, है ना, संगठन की क्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, है ना। आप कह सकते हैं निर्देशन संगठन में क्रिया को प्रारंभ करता है। और अगर मैं डिटेल से कहूं तो एक्चुअल में महानुभाव इस तीसरे पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि निर्देशन जो है वो संगठन को स्टार्ट करता है, स्ट्रक्चर में जो तुम्हारे लोग बैठे हैं उनसे काम लेता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो क्रिया की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, असल में यहाँ संगठन की चर्चा हो रही है। और संगठन कहाँ से आएगा भाई, संगठन आएगा नियोजन से। तो जो तुमने संगठन में जिन लोगों को अपॉइंट किया है उनसे कार्य कराना या उनको क्रिया में लाना यहाँ से प्रारंभ होता है। यही इस पॉइंट में कह रहे हैं कि निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है। क्रिया कौन सी क्रिया, ये वो क्रिया की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जहां अन्य क्रियाएं, अन्य कार्य क्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी से संबंधित है, जैसे कि आप कह सकते हैं नियोजन के भाई काम करने से पहले से संबंधित है, वहीं आप कह सकते हैं कि जो निर्देशन है वो संगठन में क्रिया को प्रारंभ करता है कि भाई जिन लोगों को अपॉइंट हुए हैं, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस पर काम शुरू करेगा कौन, डायरेक्शन। ये आपका कहने का मतलब है। तो आप इसमें चाहे तो भाई डैश करके आप लिखना चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। एग्जाम में आया था, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि क्रिया को प्रारंभ करता है, क्रिया कैसे ऑप्शन में हो सकती है। कारण यही था कि उनको इसकी डिटेल नहीं पता थी, है ना। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आपके पास रहता है एग्जामिनर के लिए, यही फेवरेट पॉइंट बनते हैं, क्योंकि उसको पता है कि तुम समझ ही नहीं पाओगे ऑप्शन देख के भी कि कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। चलिए, तो डैश करके थोड़ा सा लिख लें आप, जो है संकोच ना करें। आप लोग गजनी हैं, मैं जानता हूँ, भूल जाएंगे थोड़ी समय बाद। लिख लीजिए। लिख क्या ले कि जहां लिखिएगा कि निर्देशन संगठन में क्रिया, निर्देशन जो है वो संगठन में, संगठन मतलब जितने कर्मचारी हैं, निर्देशन संगठन में क्रिया, क्रिया के ब्रैकेट में लिख लेना बेटा कार्य। यहाँ क्रिया का मतलब क्या है, कार्य। निर्देशन संगठन में क्रिया को प्रारंभ करता है ना। असल में इस क्रिया का मतलब क्या है वो यहाँ लिखा दिया मैंने कि निर्देशन संगठन में क्रिया या ब्रैकेट में कार्य को प्रारंभ करता है। चलिए, एग्जाम में आ चुका है। अगली विशेषता नंबर 4। ये विशेषता भी एग्जाम में आ चुकी है, पर इसको लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचना सिखाऊंगा। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया तो बहुत सारे लोग इस विशेषता का आंसर गलत करके आए थे, मेरे स्टूडेंट। अफसोस है मुझे उस बात का। वापस मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, शायद मैंने कहीं चूक की होगी बताने में उस समय। आप वापस आपको थोड़ा सा लिखने के पहले ही गाइड कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, मैं आपको मालिक बना रहा हूँ, सीईओ। ठीक है, मालिक हैं आप अपने अधीनस्थों को या अपने से नीचे के कर्मचारियों को आप गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, या वो आपको डायरेक्शन देंगे। मुझे इतना बताइए कि आप अपने निम्न अधिकारियों को, अधीनस्थों को, सबॉर्डिनेट्स को आप गाइड करेंगे क्योंकि आप मालिक हैं, आप उच्च पद पर हैं, आप ही उन्हें आदेश निर्देश प्रदान करेंगे कि वो आपको प्रदान करेंगे। क्या होगा बेटा, वेरी गुड, हम उन्हें निर्देश देंगे। तो वही पॉइंट एग्जाम में आया था कि निर्देशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरह प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का मतलब क्या है।
तो निर्देशन जो है वो नीचे से ऊपर नहीं चलता। छोटा अधिकारी बड़े को आदेश नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता। बड़ा छोटे को गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में चलता है। बहुत सारे लोग इसको गलत कराए थे, आप मत कीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है ये भी। लिखिएगा निर्देशन, इसलिए लिखाने के पहले मैंने आपको समझाया था कि आपका थोड़ा सा उस पर डाउट रहे ना और एग्जाम में गड़बड़ ना हो। थोड़ा सा सोच के टिक करेंगे अगर आप इनके ऑप्शन, तो गड़बड़ होने के चांस कम होते हैं। निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, एग्जाम में आ चुका है। उच्च अधिकारी ही निम्न अधिकारी को गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सुपरवाइज करेगा, छोटा बड़े को नहीं कर सकता। ठीक है, अगला विशेषता, मैंने आपको ये दिखाई दिया है। एक और भाई, प्रत्येक प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है, ये भी लिख लें, है ना। विशेषताओं में ये लिखाने लायक तो नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजों में मैं लिखा चुका हूँ। नियोजन में लिखा चुका हूँ कि नियोजन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। वैसे निर्देशन का कार्य भी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है, लिख लें फिर भी। निर्देशन का कार्य प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर और डिटेल से लिख ले, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक द्वारा किया जाता है। कौन करता है उसको भी लिखें, प्रबंधक मतलब मैनेजर द्वारा किया जाता है। गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं, हम डिटेल से ही सारी बातें लिखें। चलिए, अंतिम एक पॉइंट और, निर्देशन के एग्जाम में आया नहीं, लेकिन मेरे अनुसार कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये विशेषता। निर्देशन के दोहरे उद्देश्य होते हैं। सर ये दोहरे उद्देश्य कहना क्या चाह रहे हैं भैया? दोहरे उद्देश्य होते हैं, इसका मतलब क्या है भाई? निर्देशन ये चाहता है कि आप पर नजर भी रखी जाए। भाई डायरेक्शन करने का मतलब क्या है कि आप पर नजर भी रखी जाए और गलत होने पर आपको सही तरीके से गाइड भी किया जाए। ये इसके दोहरे उद्देश्य हैं। आप पर नजर रखना ताकि आप बेहतर काम करें, और यदि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये नहीं कि जाने दो, देख लेंगे बाद में, नहीं, आपको राइट डायरेक्शन पर गाइड करना। ये दोनों इसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए निर्देशन के दोहरे उद्देश्य होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। चलिए, तो आई थिंक ये विशेषताएं इतनी पर्याप्त थी, जिसमें से ये दो विशेषताएं 3 नंबर और 4 नंबर पहले ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इनमें से बाकी भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने आपको उनको डिटेल से समझाया है। चलिए, इन पर यदि आपका कोई डाउट ना हो तो हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो मुख्य पॉइंट है हमारे लिए, वो है निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन या निर्देशन के सिद्धांत। ये इस चैप्टर के छोटे हिस्से हैं, मैं पहले इनको कवर करा रहा हूं आपके लिए, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे निर्देशन के तत्व, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिद्धांत में दो तरीके के सिद्धांत निर्देशन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनमें से एक पर एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आए और दूसरे पर नहीं आए। तो वो दूसरा जिस पर नहीं आया वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस पर नहीं पूछा गया उस पर अब पूछने की संभावनाएं अधिक होगी, है ना।
जहाँ जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ चुका है उसके रिपीट होने के चांस थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, व्यापम है भाई, व्यापम में रिपीटेशन हो जाता है ना, पर जो पूछा ही नहीं गया वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निर्देशन को मुख्य रूप से दो तरीके के सिद्धांतों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। सिद्धांत या प्रिंसिपल का मतलब होता है जिस पर ये कार्य करते हैं, जिनको मानकर डायरेक्शन का काम किया जाता है, वो उसके सिद्धांत कहलाते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो यहाँ दो तरीके के प्रिंसिपल आपको मिल सकते हैं। पहला है निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। निर्देशन के उद्देश्य संबंधी निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत, पहला है फर्स्ट, है ना। सेकंड जो आपके आते हैं दूसरे टाइप के सिद्धांत जो हैं, वो कहलाते हैं निर्देशन की विधि संबंधी सिद्धांत। देखिएगा, निर्देशन की विधि संबंधी सिद्धांत। चलिए, अब इनके अंदर जितने सिद्धांत बनते हैं उनको हम अलग लिखेंगे। ये मेन हेडिंग थी बेटा हमारी, है ना। अब यदि मैं बात करूं तो निर्देशन के उद्देश्य संबंधी जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों का यहाँ वर्णन है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तीन सिद्धांत जो हैं हम उनके नाम लिख लें। पहला आता है आपका नंबर 1 सिद्धांत है उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत, है ना। उद्देश्यों के या उद्देश्यों के सामंजस्य, उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत नंबर 1 था आपका, उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत पहला। नंबर 2 दूसरा सिद्धांत आता है आपका जिसे हम कहते हैं अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, है ना। दूसरा सिद्धांत है आपका अधिकतम व्यक्तिगत या व्यक्तिक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कई कई जगह इसको व्यक्तिक लिखा जाता है, कई कई जगह व्यक्तिगत लिखा जाता है, बात बराबर है। अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, ये नंबर दूसरा आता है आपका। और नंबर लास्ट और तीसरा जो सिद्धांत है आपका वो है निर्देशन की कुशलता का सिद्धांत। इसे कहा जाता है निर्देशन की कुशलता, निर्देशन की कुशलता, है ना। निर्देशन की कुशलता, कुशलता को कई कई जगह दक्षता लिखा जाता है, बात बराबर है ना। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्स में कई कई जगह दक्षता लिखा भी मिलेगा। निर्देशन की कुशलता या दक्षता का सिद्धांत एक ही बात है, कुशलता लिखें या दक्षता लिखें, निर्देशन की कुशलता या दक्षता का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत आएंगे निर्देशन के उद्देश्य से संबंधित सिद्धांतों के अंतर्गत। वहीं मैं आपसे चर्चा करूं निर्देशन की विधि संबंधित सिद्धांतों में, तो लगभग 6 सिद्धांत इसके अंतर्गत आपके बनते हैं विधि संबंधित सिद्धांतों के अंतर्गत, है ना। मिनिमम 6 हैं, उससे भी अधिक हैं कई बार। कई 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 जगह हमको पढ़ने को जो है 8 या 7 या 8 भी मिलते हैं, पर मुख्य रूप से 6 हैं, ठीक है। तो वो 6 के नाम हम यहाँ नहीं लिख रहे, हम उनको 1 बाय 1 वही समझ लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम अपना। तो जो क्वेश्चन बने थे वो निर्देशन की विधि संबंधित सिद्धांतों पर पूछा गया है, और उसमें से आज तक सिर्फ एक ही सिद्धांत पर क्वेश्चन बना है। बाकी जितने भी हैं इन पर कभी कोई क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है। इसका मतलब क्राइटेरिया इस बार इसके पास हो सकता है कि वो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, जहां से नहीं पूछा गया एग्जामिनर हमेशा नया टारगेट सेट करते हैं।
वो रिपीटेशन पर कम जोर देते हैं। एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं प्रीवियस, सारे नहीं हो सकते। चलिए, तो नया पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट क्या था भाई हमारे इसमें हमारा पहला पॉइंट था निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। में इसको स्टार्ट कर रहा हूं और उसके अंदर पहला सिद्धांत है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। तो इसको ही आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहली हेडिंग डालिएगा भाई, फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ क्या है? निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। उद्देश्य संबंधी सिद्धांत, इनको हम पढ़ने वाले हैं। और इसके भी अंतर्गत मैं पहला सिद्धांत आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि सिद्धांत आपका क्या था? जो था उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके लिए मैं इसके की फैक्टर या कीवर्ड बताऊंगा, आप लिख लेना। हमारे लिए इतना सारा लिखना जरूरी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा, एग्जामिनर आपसे कभी भी थ्योरी तो पूछेगा नहीं इतने डिटेल से, वो सिर्फ आपके उसके की फैक्टर आपसे पूछेगा। बस इसमें मैं आपके लिए एक डेफिनेशन जरूर लिखाना चाहूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, पर उससे पहले हम इसको समझ लें। उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत वास्तव में आपसे ये कहता है कि संस्था का और उसके कर्मचारियों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैं अपनी आवाज वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। यही इसका कीवर्ड है, की फैक्टर है। क्या है इसको याद रखने का कीवर्ड? कि संस्था का और उसके कर्मचारियों का उद्देश्य एक होना चाहिए। संस्था का और उसके कर्मचारियों का, या कंपनी का और उसके कर्मचारियों का उद्देश्य एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? मान लीजिए, भिन्नता कैसे आती है? भिन्नता आती है दृष्टिकोण में। मैं यदि कहूं कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, ऑनर हूं, और आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, आप सभी उसके एम्प्लॉय या कर्मचारी हैं। मेरा उद्देश्य क्या होगा? मेरा उद्देश्य होगा कि मैं आपसे अधिक से अधिक काम ले सकूं। भाई ठीक बात कही ना मैंने? किसी भी नियोक्ता का या अधिकारी का या मालिक का एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने निचले कर्मचारियों से अधिक काम ले सके। क्यों अधिक से अधिक काम ले सके? ताकि वो, हर एक संस्था का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। तो मेरा जो उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करने का, लाभ कमाने का, वो उद्देश्य पूरा हो सके, ये मेरा उद्देश्य हो गया। आपका उद्देश्य क्या होगा? आपका अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होगा। भाई आप चाह रहे होंगे कि भाई मेरी सैलरी बढ़ जाए, मैं सोच रहा हूँ कि इस कर्मचारी को ज्यादा सैलरी ना देना पड़े। आप सोच रहे होंगे मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं कार ले लूंगा। तो आपका उद्देश्य कुछ और है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। तो इस तरीके से यदि अलग अलग उद्देश्य रहेंगे, आपकी संस्था का उद्देश्य अलग होगा और आपका उद्देश्य, व्यक्तिगत लक्ष्य अलग होंगे, तो इससे दोनों में भिन्नता होगी। आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ और कराने की कोशिश करूंगा, इससे दोनों में टकराव हो सकता है, मतभेदों में भिन्नता आएंगी। आप दूसरे के जो बातें हैं उसमें भिन्नताएं आएंगी, इससे संस्था की हानि हो सकती है। तो ये स्थिति ना आए और दोनों के उद्देश्य एक कर दिए जाएं, है ना? इसीलिए वर्तमान में कंपनियां इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक काम करती हैं, जो आप सभी ने सुना होगा, या जिनके अच्छे नॉलेज हैं, जिन्होंने कभी किसी कंपनी या फर्म में, बड़ी कंपनी में जॉब की है, या कभी उन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स कोई काम करते हैं, या कभी सुना हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी शेयर्स में से कुछ परसेंट शेयर, अंशों में से या शेयर में से कुछ परसेंट शेयर अपने कर्मचारियों को दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? सैलरी की जगह या बोनस की जगह वो अपनी कंपनी का कुछ परसेंट शेयर अपने कर्मचारियों को दे देती है। मान लीजिए उनके पास लाखों में शेयर हैं, तो उन्हें हर एक कर्मचारी को 20-20 या 50-50 शेयर दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि शेयर की वैल्यू, शेयर एक संपत्ति है और उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब संस्था अधिक लाभ कमाएगी।
और अधिक लाभ कमा के संस्था को देगा कौन? सर कर्मचारी देंगे। और कर्मचारी उसके लिए अधिक मेहनत करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका भी प्रॉफिट इस शेयर में जुड़ा हुआ है। यदि ये शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनफैक्ट कर्मचारी को जो शेयर मिले हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और उनकी वैल्यू बढ़ने से वो अधिक से अधिक मन लगा के और बेहतर तरीके से काम करेंगे। क्योंकि सर यदि हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा जो शेयर है, हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। ये क्या है, आपने अपने उद्देश्य को और कर्मचारी के उद्देश्य को एक बना दिया। अदरवाइज वो सोच रहा था कि हमको प्रमोशन मिल जाए, आप सोच रहे थे कि सैलरी ना देना पड़े, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से आपने दोनों के उद्देश्य एक समान कर दिए। उद्देश्यों का सामंजस्य का सिद्धांत यही कहता है कि भाई दोनों के उद्देश्य अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस बारे में एफ डब्ल्यू टेलर ने एक डेफिनेशन भी दी है। टेलर महोदय की डेफिनेशन चाहे तो मैं आपको लिखा देता हूँ, लिखिएगा। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है? एफ डब्ल्यू टेलर, इन्होंने क्या कहा है? प्रबंध का मुख्य उद्देश्य, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं और, नियोक्ता मीन्स कौन होगा? जिन्होंने अपॉइंट किया है या जो मालिक हैं या प्रबंधक हैं, उनको नियोक्ता कहा गया है ना। तो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के उद्देश्यों में, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के उद्देश्यों में अधिकतम, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के उद्देश्य में अधिकतम सामंजस्य, सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना होना चाहिए, स्थापित करना होना चाहिए। ये बात कही थी एफ डब्ल्यू टेलर ने कि ऐसा होना चाहिए कि प्रबंधक का जो मुख्य उद्देश्य है वो नियोक्ता मतलब जिन्होंने अपॉइंट किया है, या प्रबंधक कह सकते हैं, या उच्च कर्मचारी कह सकते हैं, या मालिक कह सकते हैं, और उसके जो निचले कर्मचारी हैं उनके उद्देश्य में अधिकतम सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। कि दोनों एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही लक्ष्य को टारगेट करेंगे तो संस्था का भी प्रॉफिट होगा और कर्मचारियों का भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये है सामंजस्य का सिद्धांत। आज तक प्रश्न आया नहीं। चलिए पहला सिद्धांत यहाँ पूरा हुआ। की वर्ड, की फैक्टर आप लिखते जाना। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आप अपने मन से भी साथ साथ नोट कर लिया करें। मैं आपको पूरा डिटेल इसका नहीं लिखा सकता, ना आपके काम का है। ये सिद्धांत इतना बड़ा है कि 4 पेज भर जाएंगे यदि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल से तो। पर मैंने आपको जितना भी बताया उसका की वर्ड है, की फैक्ट है। चलिए अगला पॉइंट नंबर बी पर जिसका सिद्धांत का हमने लिखा था वो था अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। अगले सिद्धांत का नाम लिखिएगा भाई, अधिकतम, अधिकतम व्यक्तिगत या वैयक्तिक कुछ भी लिख सकते हैं, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। चलिए अभी अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत क्या है भाई? मानव संसाधन की चर्चा करें या हम चर्चा करें ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मानव संसाधन, इनके बिना कोई भी संस्था, कोई भी संस्था हो वो व्यक्तियों के बिना क्या कार्यरत हो सकती है? सर यह असंभव है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वरना संगठन का क्या काम होता, नियुक्तिकरण का क्या काम होता यदि व्यक्तियों का महत्व नहीं होता किसी संस्था में? इसका मतलब कोई भी संस्था या उपक्रम यदि अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहता है तो मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब व्यक्तियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो उनके सहयोग को प्राप्त करना और उन्हें इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने काम को अधिक से अधिक बेहतर तरीके से कर सके, जिसका मतलब है
कि वो तत्परता के साथ, स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से, जबरदस्ती नहीं बेटा, स्वैच्छिक तत्परता से, स्वयं की इच्छा के साथ, है ना, संस्था की योगदान में, संस्था की प्रगति में योगदान दे। ये क्या है? ये है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि संस्था बिना कर्मचारियों की नहीं चल सकती। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, स्व इच्छा से या स्वैच्छिक सहयोग से संस्था की प्रगति में योगदान देता है तो वो संस्था के लिए बेहतर है, और यही सिद्धांत इसी की चर्चा करता है। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है, की फैक्टर क्या है, इसको याद रखने का, वो नोट कर लें। स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करना, लिखना बेटा, स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करना, स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करना, ताकि संस्था की प्रगति में योगदान दिया जा सके। स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करना ताकि संस्था की प्रगति में योगदान दिया जा सके, ताकि संस्था की प्रगति में योगदान दिया जा सके। ठीक है, ताकि संस्था की प्रगति में योगदान दिया जा सके। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हमेशा ये करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति स्वयं की इच्छा से योगदान के लिए तत्पर हो। किसी से आप जबरदस्ती बहुत लंबे समय तक बेहतर काम नहीं ले सकते, उसकी आपको योगदान चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। संस्था में हर एक व्यक्ति एक पहिए की तरह समझ लीजिए आप, है ना। अगर संस्था कोई वाहन है, गाड़ी है, तो उसमें लगे हुए हर एक पहिए उसके कर्मचारी है, उनकी गति, उनका योगदान। यदि एक कर्मचारी चल रहा है, दूसरा ब्रेक लगा रहा है, दूसरा टायर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो तेज चल रहा है उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि दूसरा ब्रेक का काम कर रहा है। यदि सभी स्पीड में चलेंगे तो वो चीज स्मूथली आगे तेजी से बढ़ेगी। वही काम यहाँ होना चाहिए। ये था आपका अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। लास्ट पॉइंट आपका यहाँ बनता है, जो कि है निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत या निर्देशन की कुशलता का सिद्धांत। जो भी आप लिखना चाहें लिखिएगा भाई। निर्देशन की कुशलता या दक्षता, निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत, कुशलता भी लिख सकते हैं आप, बात बराबर है। निर्देशन की कुशलता या दक्षता का सिद्धांत, निर्देशन की कुशलता या दक्षता का सिद्धांत। चलिए, अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसका कीवर्ड, की फैक्टर क्या है? ये कहता है कि अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। कीवर्ड बता रहा हूं, इस सिद्धांत का पूरा सार निचोड़ के आपको क्या कहा है। इस पूरे सिद्धांत का सार या कंक्लूजन क्या है कि भाई अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। ये दर्शाता है निर्देशन की दक्षता या कुशलता का सिद्धांत। क्या कहता है कि अधिकतम हित की पूर्ति, लिख लो, भूल जाओगे, लिख लो, अधिकतम हित की पूर्ति, लिखो बेटा, अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। की फैक्ट है इसका, अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। अधिकतम हित की पूर्ति न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्तियों को सक्षम बनाएं, कार्यकुशल बनाएं, तकनीकी सिखाएं, नई टेक्नोलॉजी सिखाएं, उनका नेतृत्व करें, उनके बीच में संचार या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें, सब कुछ करें। बस एक काम होना चाहिए कि हमारा पैसा कम से कम लगना चाहिए और प्रॉफिट या हमारा फायदा अधिक से अधिक होना चाहिए। न्यूनतम लागत पर मैक्सिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है अधिक निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत या कुशलता। आप ऐसा काम करें, उन्हें ऐसा मार्ग बताएं ताकि वो उनके जो है एफर्ट्स या जो आप कह सकते हैं कॉस्टिंग कम हो और उससे जो रिजल्ट निकल के आए वो मैक्सिमम हो। ये कहना चाहता है निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भाई अधिकतम हित और न्यूनतम लागत, ये पॉसिबल कैसे है? जब आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तकनीकों को यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपका जो नेतृत्व लीडरशिप है वो शक्तिशाली होगी,
व्यक्तियों में, विभिन्न विभागों में कम्युनिकेशन या संचार बढ़िया होगा, मिलके एक साथ काम करेंगे, तभी ये पॉसिबल है ना। चलिए, तो ये 3 सिद्धांत थे आपके कौन से, निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत। यहां से आज तक कोई प्रश्न एग्जाम में आया नहीं था। अब लेकिन आ सकता है, ऐसी मुझे अपेक्षा है कि किसी न किसी एग्जाम में, आपके मल्टीपल डेज में अलग अलग एग्जाम है, तो वो पूछ सकता है इनको। चलिए, अब दूसरे होते हैं हमारे विधि संबंधी सिद्धांत, है ना। दूसरे सिद्धांत हैं हमारे विधि संबंधी सिद्धांत, है ना। चलिए, तो विधि संबंधी सिद्धांतों को हम स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने आपको 2 सिद्धांत बताए थे, यदि आप भूल गए हो वापस से याद दिला देता हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर 2 सिद्धांत बतलाए थे। वो 2 सिद्धांत, पहला था आपका निर्देशन के उद्देश्य संबंधी सिद्धांत, और दूसरा थे निर्देशन की ये विधि संबंधी सिद्धांत। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 6 से 7 सिद्धांत हैं अलग अलग, लेकिन एग्जाम में आज तक प्रश्न सिर्फ एक पर आया है। तो अब हम इनको पढ़ने वाले हैं, निर्देशन के विधि संबंधी सिद्धांत। तो हेडिंग डालिएगा भाई। अब पॉइंट नंबर 2 शुरू हो रहा है हमारा यहाँ, जो कि है निर्देशन के विधि संबंधी सिद्धांत। निर्देशन के विधि संबंधी सिद्धांत, निर्देशन के विधि संबंधी सिद्धांत, इनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और इनके अंतर्गत जो हमारा पहला सिद्धांत होने वाला है, उसका नाम आप लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1। और एग्जाम में यही आया था लेबर इंस्पेक्टर में वो भी। और इस सिद्धांत का नाम है आदेश की एकता का सिद्धांत। सबसे पहले शुरुआत उसी से कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया था। एकमात्र सिद्धांत जिस पर आज तक प्रश्न आया है, वो है निर्देशन की एकता का सिद्धांत। निर्देशन की एकता का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत, ये आपका पहला सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत को में मुख्य योगदान जाता है हेनरी फ्योल का। और इसकी डेफिनेशन, इस सिद्धांत की जो परिभाषा है, वो हेनरी फ्योल ने ही दी थी। इस कारण से ये सिद्धांत एग्जाम में आया था। मैं एक्चुअल फैक्ट आपको बता रहा हूँ इसके आने का। बाकी सिद्धांत जर्नल हैं, उनको किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया, ना उस पर टिप्पणी की गई, इसलिए बाकी सिद्धांतों के एग्जामिनर ने पूछा नहीं था, उनका महत्व कम रखा। लेकिन ये जो पहला आदेश की एकता का सिद्धांत है, इसके बारे में हेनरी फ्योल का एक कथन है। वो कथन क्या है, मैं पहले वो कथन आपको सुना देता हूँ, फिर हम लिख लेंगे। और उसी पर क्वेश्चन था एग्जाम में। निर्देशन का यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि निर्देशन में किसी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। किसी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त करना किस सिद्धांत का हिस्सा है, तो सर आदेश की एकता का सिद्धांत। सर ये सिद्धांत या ये कथन किसने कहा था कि किसी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए निर्देशन में? हेनरी फ्योल ने कहा था। बस यही बात एग्जाम में आई थी, है ना। इसका मतलब क्या है सर? मतलब समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपसे कहा कि आप कर्मचारी हैं किसी कंपनी में, और आपके जो है ऊपर कई भाई आपके बॉस कुछ कई और भी लोग हो सकते हैं भाई। हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि आप किसी एक के अधीनस्थ में हो, 2 के अंडर में काम कर रहे हो, कोई 2 बॉस हो आपके। एक कह रहा है कि इस काम को कर दो, दूसरा कह रहा है उस काम को मत करो। अब आप क्या करेंगे? पहले की बात सुनेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे की बात सुनेंगे तो पहला नाराज हो जाएगा। प्रॉब्लम में है, एक कह रहा है इसको करो, दूसरा कह रहा है मत करो, एक ही टाइप के वर्क को। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किसकी बात माने। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ताकि वो उन आदेशों का बेहतर तरीके से पालन करे। वरना दोहरा होगा, गड़बड़ी होगी, टकराव पैदा होंगे, इससे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी के अंडर होकर उसी का बात सुननी चाहिए। वो मल्टीपल व्यक्तियों की बात ना सुने, उसको कहने वाला या आदेश करने वाला एक ही व्यक्ति हो, ये कहता है आदेश की एकता का सिद्धांत। और इसकी चर्चा की थी हेनरी फ्योल ने। यही एग्जाम में आया था एकमात्र। लिख ले जरा, 2 लाइन समर्पित कर दिए जाए। लिखना, निर्देशन में हेनरी फ्योल का कथन लिखा रहा हूं, उनका नाम पहले ही लिख लो।
हेनरी फियोल। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं भाई। फ्रांस के रहने वाले एक उद्योगपति व्यक्ति थे ये, एक सफल उद्योगपति रहे, मैनेजर रहे, है ना। लिखिएगा किसी, सॉरी निर्देशन में, ऐसा लिखिएगा निर्देशन में, निर्देशन में किसी, निर्देशन में किसी एक ही अधिकारी द्वारा, एक ही निर्देशन में किसी एक ही अधिकारी द्वारा, निर्देशन में किसी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। निर्देशन में किसी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, है ना। हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं भाई कि अधीनस्थ कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, है ना, अन्यथा अधिकार का महत्व कम हो जाता है ना, अनुशासन भंग हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, दो व्यक्तियों के अलग अलग आदेश में से जिसका पालन वो कर देगा वो तो बढ़िया, जिसका नहीं किया उसको तो भाई एक तरह लगेगा कि मेरे जो है, आपने जो है मेरा आदेश का पालन नहीं किया। इस तरीके से विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। इसके शॉर्टकट में एक लाइन और आप अपने हिसाब से लिख लें, एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, और अच्छे से लिख लें, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। पूरे आदेश की एकता के सिद्धांत का सार, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। ये है आदेश की एकता का सिद्धांत। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत विशेष कुछ कठिन नहीं है, एक ही सिद्धांत था जो एग्जाम में आया था अभी तक। अगले सिद्धांत एग्जाम में नहीं आए हैं, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करूंगा, जिनके जो भी की फैक्ट होंगे। अगला सिद्धांत है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत। अब नेतृत्व का सिद्धांत क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम समझ लें थोड़ा सा। नेतृत्व का सिद्धांत जो है वो कहता है आपसे कि यदि सर्वश्रेष्ठ परिणाम रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जो अधीनस्थ हैं, आपके जो अंडर में काम करते हैं, उनको आप नेतृत्व या लीडरशिप प्रॉपर कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत या हम एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक है ना, वहां कोई तानाशाही नहीं चलेगी। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक उदाहरण है तानाशाही का। तानाशाही शब्द से आप आई थिंक सभी परिचित होंगे। तानाशाही का मतलब है कि जहां किसी एक ही व्यक्ति के आदेश और उसकी इच्छा से ही काम हो, बाकी व्यक्तियों का ना सुझाव हो, ना उनका कोई परामर्श हो, ना उनकी जो है उनको किसी चीज का अधिकार हो, एक ही व्यक्ति सारे अधिकार स्वयं के पास रखे किसी भी सत्ता में, उसे तानाशाह कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, जिसे डिक्टेटर कहते हैं सॉरी, वो है किम जोंग उन। वो भी यही करता है कि सारा उसके पास ही सारे अधिकार है। ऐसे लोगों को एक सफल नेता नहीं माना जाता। सफल नेता प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इसका मतलब वो अपने अधीनस्थों की, कर्मचारियों की जो है प्रॉपर तरीके से उनकी बातों को समझे, उनकी इच्छाओं का आदर करे, उनकी सम्मति को भी सुने, है ना, उनकी समस्याओं को भी समझे। यही कहलाता है, या उनके जो है कुछ कार्यों के प्रति सहानुभूति उसके मन में होनी चाहिए। यही कहलाता है नेतृत्व या लीडरशिप। लीडर या नेता क्या होता है, वो अपने अधीनस्थों की या अपने जो आप कह सकते हैं उसके साथी हैं, उसके कर्मचारी हैं, है ना, उसके फॉलोअर्स हैं, है ना, उनकी बातें, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाई सुनता है, उनकी इच्छाओं का आदर करता है, और जहां तक उससे हो सकता है उनके लिए काम करता है। तो नेतृत्व का सिद्धांत भी यही कहता है कि आपके जो कर्मचारी हैं उनकी इच्छाओं का आदर करना, उनकी कठिनाई या समस्याओं में सहयोग प्रदान करना, ये आपका काम होना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। क्लियर हुआ हो तो दो लाइनें इसको समर्पित करके आप की फैक्ट में लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं कि कर्मचारियों की इच्छाओं का आदर करना, लिख लें, कर्मचारियों की इच्छाओं का आदर करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना या समाधान देना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना या समाधान देना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना या समाधान देना। ठीक है, यही है नेतृत्व का सिद्धांत। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, मैंने कहा ना बहुत सारे सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, पर जो भी मुख्य मुख्य होंगे उनको हम जरूर नोट करेंगे। अगला आता है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लिखिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, कुछ बहुत विशेष इनमें समझने योग्य कथन नहीं है। जहां भी जो भी आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि कर्मचारियों से आपका संपर्क डायरेक्ट होना चाहिए। सर, डायरेक्ट संपर्क से मतलब क्या है? अगर कोई सबॉर्डिनेट, कोई मेरा निचला कर्मचारी मेरे अंडर आता है, तो ऐसा ना हो कि मैं अपने अंडर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी से पूछूं कि वो कैसा काम कर रहा है, या मेरा उससे डायरेक्ट बातचीत ना हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उनके कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखना आपका काम है। समय समय पर आप कर्मचारियों के विभागों में जाकर देखें, उनके कार्यों का अवलोकन करें, उन्हें निर्देश देते रहें। ये है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। ऐसा ना हो कि वहीं ऑफिस में टेलीफोन पर बैठे बैठे पूछ लिया, अरे वो नीचे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छा उसको बोल देना कि वो ठीक से कर ले। अब आप नहीं जा रहे, आप अपने अंडर में काम करने वाले एक कर्मचारी को कह रहे हैं कि तुम दूसरे कर्मचारी से कह दो कि वो ऐसा काम करे, और आप स्वयं वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत कहता है कि आपको प्रत्यक्ष संपर्क में होना चाहिए, उनके विभागों में जाकर उनका काम का अवलोकन करें और उन्हें निर्देश दें और देते रहें। अगर वो जैसा जैसा काम करते जा रहे हैं उन्हें गाइड करते चलें कि आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, ताकि वो कहीं भटक ना पाए। ये है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें आप लिख सकते हैं कि समय समय पर अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना। लिख लो बेटा, समय समय पर अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। समय समय पर अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें सुझाव देना या निर्देश देना, तथा उन्हें सुझाव देना। समय समय पर कार्य का निरीक्षण करना तथा उन्हें सुझाव देना, ये सिद्धांत का सार है। अगला सिद्धांत लिखते हैं हम। अगला सिद्धांत नेक्स्ट नोट कीजिएगा, प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आपका प्रबंधकीय संप्रेषण, प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि कर्मचारियों तक सूचनाएं, आदेश, निर्देश, उनकी प्रगति का विवरण आदि पहुंचाने के लिए, है ना, कर्मचारी के सुझाव, उनकी कठिनाई, उनकी इच्छा को प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। अब सर ये आपने क्या कह दिया, इतनी सारी बातें क्लियर नहीं। चलिए आसान शब्दों में, निचले कर्मचारियों की सारी बातें और उच्च कर्मचारियों के सारे निर्देश आदेश एक दूसरे को व्यापक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्राप्त होते रहे, यही सिद्धांत है प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। मतलब उच्च कर्मचारियों के आदेश, निर्देश, सूचनाएं और जो भी वो आपके लिए प्रगति विवरण बना रहे हैं कि हाँ कौन बेटर काम कर रहा है, वो सारी बातें नीचे बैठे कर्मचारियों को मिलती रहे। क्या क्या मिलती रहे? आदेश, निर्देश,
और प्रगति विवरण। प्रगति विवरण मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट काम की और उनके काम की। ये दोनों तीनों चीजें कहाँ से, ऊपर से नीचे के कर्मचारियों को मिलती रहे। और निचले कर्मचारियों की क्या कठिनाई या उनके सुझाव, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो वही काम कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या सुझाव है और उनकी क्या इच्छा है, ये सब पहुंचती रहे कहाँ, उच्च कर्मचारियों तक, ताकि उनको पता तो रहे कि मेरे नीचे काम करने वाला क्या सोच रहा है, उसकी क्या परेशानी है ना, वो उच्च कर्मचारियों को प्राप्त होती रहे। ये दोनों चीजें होना चाहिए, यही कहलाता है प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। इसको और आसान भाषा में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो उच्च कर्मचारियों की, क्या कह सकते हैं हम, कि उच्च कर्मचारियों की इच्छाएं निम्न कर्मचारियों तक और निम्न कर्मचारियों की इच्छाएं उच्च कर्मचारियों तक पहुंचती रहे। और आसान शब्दों में, पर आप इसको व्यवस्थित ही लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा उच्च कर्मचारियों के आदेश निर्देश, उच्च कर्मचारियों के आदेश निर्देश निम्न कर्मचारियों तक, उच्च कर्मचारियों के आदेश निर्देश निम्न कर्मचारियों तक, उच्च कर्मचारियों के आदेश निर्देश निम्न कर्मचारियों तक, व निम्न कर्मचारियों की कठिनाई सुझाव व निम्न कर्मचारियों की कठिनाई सुझाव व इच्छा, कठिनाई सुझाव व इच्छा उच्च कर्मचारियों तक पहुंचने की उचित व्यवस्था होना। उच्च कर्मचारियों तक पहुंचने की उचित व्यवस्था होना, उच्च कर्मचारियों तक पहुंचने की उचित व्यवस्था होना। आपने इसका एक छोटा उदाहरण कह रहा हूं, आपने देखा होगा कहाँ, किसी भी सरकारी संस्थाओं में आपने देखा होगा एक वहां एक बॉक्स लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है शिकायत एवं सुझाव पेटी, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है, रेड कलर से पेंट होती है अक्सर। और हर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिखेगी, शायद बैंक्स में भी होती है और देखने को मिली होगी, शायद आप कहीं गए होंगे किसी डिपार्टमेंट में तो आपने नोटिस किया होगा, तो वहाँ एक बॉक्स होता है, उसमें लिखा रहता है शिकायत एवं सुझाव, है ना। तो वो क्यों है, तो इसीलिए ताकि नीचे से ऊपर की बात और ऊपर से नीचे की बात जो है कम्युनिकेट होती रहे। हालांकि हमारे यहाँ लोग उस बॉक्स को पता चला है कि 1-2 साल खोले ही ना, दिवाली के पर सफाई हो कभी उसकी, है ना, पता चला उसमें डला डला वो लेटर ही बेकार हो गया, पर ऐसी व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए, बहुत जगह ये व्यवस्था ऑनलाइन भी होती है। इसके लिए काम करने के लिए जो एचआर मैनेजर है उनका भी ये काम होता है कि नीचे के कर्मचारियों को ऊपर सुनना और ऊपर के कर्मचारियों का आदेश निचले कर्मचारियों को सुनाना। ये मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनी में ये काम होता है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब बाकी के जो आपके सिद्धांत है वो उतने महत्वपूर्ण है ही नहीं और ना उनमें बहुत ज्यादा समझने का है, इसलिए उनके नाम हमारे लिए लिख ले हम, ताकि थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ना हो। अगला सिद्धांत होता है आपका सतत जागरूकता का सिद्धांत। अब सतत जागरूकता का सिद्धांत क्या है कि भाई निर्देश जो है वो निरंतर रूप से देते दिए जाने चाहिए। निर्देश जो है आपके या निर्देशन का जो कार्य है वो निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए। यही है सतत जागरूकता, मतलब अवेयर रहें आप, है ना। लिख लो थोड़ा सा एक लाइन, निर्देश निरंतर रूप से दिए जाने चाहिए, बस इतना ही लिख ले, इतने में ही सब कुछ समाहित हो गया। निर्देश निरंतर रूप से दिए जाने चाहिए। अगला सिद्धांत है आपका सूचना प्रवाह का सिद्धांत। सूचना प्रवाह का सिद्धांत, सूचना प्रवाह का सिद्धांत। अब सूचना प्रवाह का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई किसी भी संस्था या उपक्रम में संचार की व्यवस्था ऐसी हो कि भाई सूचनाओं का आदान प्रदान न्यूनतम लागत पर और उचित समय पर या न्यूनतम समय पर हो सके। समय महत्वपूर्ण है यहाँ, लागत को तो छोड़ दीजिए, क्या लिखना, सूचना न्यूनतम समय पर प्राप्त हो सके।
सूचना प्रवाह का सिद्धांत क्या कहता है कि सूचना न्यूनतम समय में, कम से कम टाइम में इंफॉर्मेशन आपस में बांटी जा सके। सूचनाएं न्यूनतम समय में आदान प्रदान हो सके या बांटी जा सके। सूचनाएं न्यूनतम समय में आदान प्रदान की जा सके या बांटी जा सके। ठीक है। अगला सिद्धांत लिखिएगा, संवाद बोध का सिद्धांत। संवाद बोध का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बोधगम्यता होनी चाहिए। सर ये बोधगम्यता क्या है, फिर से कौन सा नया वर्ड लिया है। बोधगम्यता का मतलब है कि स्पष्ट भाषा में हो और अधिक लंबा ना हो, है ना। तो थ्री इडियट्स आप सभी ने देखी होगी, एक मूवी थ्री इडियट्स, है ना। थ्री इडियट्स में जब वो रेंचो जो है वो बैठा होता है, पहली बार अपनी जो है कॉलेज जाता है, तो प्रोफेसर डेफिनेशन पूछते हैं मशीन की, है ना। तो वो उसके पहले वो मुस्कुरा रहता है, उन्होंने कहा व्हाट इज मशीन, तो वो हंस रहा होता है। बोलते हैं क्या हंस क्यों रहे हो, तो वो बोलता है सर बस पहली बार कॉलेज में बैठा हूँ, इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है। तो बोलते बताओ डेफिनेशन की मशीन बताओ, सॉरी डेफिनेशन बताओ मशीन की। वो आसान शब्दों में कह देता है कि भाई जो व्यक्तियों का काम आसान करे वो मशीन है। लोग हंसने लगते हैं। फिर वही बात वो जो चतुर होता है वो बहुत लंबे तरीके से वही बात एक्सप्लेन करता है ना। तो कहने का मतलब ये है से मेरा कि भाषा जो है वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें अधिक लंबा ना हो। मतलब आप कहने जा रहे हैं मैं कहीं आग लग गई और तुम कह रहे हो कि सर मैं वहां काम करता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं यहाँ इस पद पर हूँ, और सर मेरा जो अधिकारी था वो ये काम कर रहा था और यहाँ फिर उसने ऐसा किया फिर वैसा किया, तो सर इससे आग लग गई और जल रहे हैं आप सब कुछ लोग। तो ये बात पहले कहने की क्या थी कि सर आग लग गई, स्पष्ट कहो और लंबा मत कहो। ये है संवाद बोध का सिद्धांत, है ना। क्लियर हो गया होगा आपको क्या है। चलिए, तो ऐसे सिद्धांत बहुत हैं इसके अंतर्गत। मुख्य मुख्य जो थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी यदि कहीं आपका कोई डाउट हो जो क्लियर ना हुआ हो, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो किसी का कोई डाउट नहीं तो आज के सेशन को फिर मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मिलते हैं कल अगले सेशन में, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।